15 अप्रैल 1912 दुनिया की सबसे बड़ी शिप RMS टाइटैनिक अपनी पहली जर्नी पे। लोग खुशी से डांस और ड्रिंक कर रहे हैं, पर उस रात जो हुआ इस शिप को अनसिंकेबल का टैग भी दिया था। मतलब ये शिप कभी डूब नहीं सकती थी। ये सब हुआ कैसे? व्हाइट स्टार लाइन एक शिप बनाने वाली कंपनी ने बनाई 3 लग्जरी शिप्स, जिनका नाम था ब्रिटानिक, ओलंपिक और टाइटैनिक। कंपनी एक ऐसी शिप बनाना चाहती थी जिसका लग्जरी और रॉयल्टी में कोई मैच ही ना हो, और उसी तरह थी टाइटैनिक। जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट्स, कैफे, ये सब एक शिप के अंदर। टाइटैनिक के सेफ्टी फीचर्स इतने एडवांस थे कि उसके कंपार्टमेंट्स वाटर टाइट थे। इसका मतलब अगर शिप में पानी घुस भी जाता है तो अंदर ही बंद हो जाता है, बाहर नहीं निकलता, और शिप बच जाती है। टाइटैनिक के 4 कंपार्टमेंट्स बनने के बाद भी वो डूब नहीं सकती थी। फिर टाइटैनिक डूबी कैसे? जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराई तब उसके 4 नहीं बल्कि 5 कंपार्टमेंट्स भर चुके थे, और इसके बाद टाइटैनिक को कोई नहीं रोक सकता था। टाइटैनिक के पास सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे बस। आपको तो कारण मिल ही गया होगा कि टाइटैनिक की गलती थी और कम लाइफ बोट्स रखे गए थे। पर अगर मैं कहूँ कि इसमें टाइटैनिक की कोई गलती नहीं है, तो उस टाइम ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड जो उस समय शिप्स पे ध्यान देती थी, उनके रेगुलेशन के हिसाब से एक 10,000 टन की शिप के अंदर सिर्फ 14 लाइफ बोट्स होना ही जरूरी था, और टाइटैनिक के पास तो 6 ज्यादा ही थे। इसका मतलब इसमें टाइटैनिक की तो कोई गलती नहीं थी। अब आप बोलोगे कि ये सेफ्टी लॉस कैसे हैं? 2000 से ज्यादा लोगों के साथ चल रही शिप में, वो भी टाइटैनिक जैसी वर्ल्ड क्लास शिप में, सिर्फ 20 लाइफ बोट्स। ऐसा क्यों? तो क्या ये बोर्ड की गलती है? सही जवाब है नहीं। देखो, उन दिनों लाइफ बोट्स को सिर्फ सर्वाइवर्स को डूबती हुई शिप से दूसरी शिप में ले जाने के लिए यूज किया जाता था, ना कि शिप की पूरी पॉपुलेशन को ही कंट्रोल कर लेना। लाइफ बोट्स का काम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह करना था। रात के 11:40 पर फ्रेडरिक फ्लीट, जो उस समय शिप के ऊपर पहरा दे रहे थे, उन्हें बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखता है। जिनको नहीं पता आइसबर्ग्स क्या होते हैं, ये बर्फ की चट्टानें होती हैं। फ्रेडरिक फ्लीट को जैसे ही सामने आइसबर्ग दिखा, उन्होंने इमीडिएटली ब्रिज पे अलर्ट कर दिया कि शिप को घुमा दिया जाए और इंजन्स को रिवर्स कर दिया जाए। पर बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग से सीधा जाके टकरा जाती है। 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में से 5 पूरे भर चुके थे, और जो छठा था वो टूट चुका था। और कुछ ही देर में ये क्लियर हो चुका था कि टाइटैनिक पूरी तरह से डूब जाएगी, क्योंकि 4 कंपार्टमेंट से ज़्यादा भरने पर टाइटैनिक तैर नहीं सकती थी। टाइटैनिक आगे से नीचे जाने लग गई। पानी एक से दूसरे से तीसरे कंपार्टमेंट में जा रहा था। लाइफ बोट्स को रेडी तो किया गया, पर लाइफ बोट्स को सिर्फ 60% तक ही भरा गया। मतलब अगर एक लाइफ बोट में 100 लोगों की जगह तो सिर्फ 60 ही लोग भरे गए थे। शिप की इतनी बड़ी रेप्यूटेशन के कारण क्रू को ढंग से ट्रेनिंग तक नहीं मिली थी लोगों को बचाने की। सबसे पहले वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट प्रोटोकॉल का यूज किया गया, जिसमें पहले लाइफ बोट में औरतों और बच्चों को ही आगे जगह दी गई। पर सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि मोस्ट ऑफ द मेल पैसेंजर शिप पे ही रह गए। वुमेन एंड चिल्ड्रन 75 और 50% के रेट से सरवाइव किए, पर मेल्स सिर्फ 20%, यानी 80% मेल्स ने उसी रात अपना दम तोड़ दिया। रात के 2:10 टाइटैनिक की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। हर जगह सिर्फ अंधेरा और मौत। पानी में सिर्फ लोग डूबते जा रहे थे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सोचो उन थर्ड क्लास पैसेंजर्स का क्या हुआ होगा, जो उस समय शिप के सबसे नीचे वाले पार्ट में। शिप 2 पीसेस में टूट जाती है। शिप का आगे का हिस्सा पूरा पानी के अंदर जा चुका था, और शिप का पिछला हिस्सा नीचे से पूरा उठने लग जाता है। और आखिरकार 2:20 AM पर टाइटैनिक पूरी तरह पानी के अंदर जा चुकी थी।
टाइटैनिक के डूबने के बाद क्या हो, क्या पता चलने के बाद भी कि शिप डूबने वाली है उन्होंने बचने की कोशिश नहीं की, और क्यों कोई और टाइटैनिक को बचाने नहीं आया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।